कांची और मोहना दोनों ही अच्छी मित्र थी। कांची स्वभाव से बहुत ही निर्मल और भली थी, तो वहीं मोहना अपनी सुंदरता के घमंड से भरी हुई एक नकचिड़ी नागिन थी। ऐसे ही एक दिन दोनों सहेलियां आपस में बैठी बातें कर रही होती है। तभी कांची बोलती है, मोहना, इस बार नागलोक में हो रही सौंदर्य प्रतियोगिता में तुम भी हिस्सा ले रही हो क्या? क्या कांची, कैसी बातें करती हो? भला वो प्रतियोगिता मेरे बिना हो जाएगी? अरे उसके विजेता तो मैं ही हूँ। अरे ऐसा है क्या? और क्या, इस पूरे नागलोक में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे जितना खूबसूरत हो और जो मेरा मुकाबला कर सके। सबके सब मुझसे नीचे हैं। बस वो जो सफेद नागिन मीनल है ना, बस वो थोड़ा है मेरे मुकाबले में। सच कहूँ तो उसका रूप देखकर ना मुझे बहुत चिढ़ होती है, बहुत ज्यादा। अरे मोहना, भला ये क्या बात हुई? तुम तो पहले ही शिव जी की देन से इतने खूबसूरत हो। ऐसे चिढ़ा मत करो किसी से। तुम अपना ये ज्ञान अपने पास ही रखो। मुझे जो करना है मैं वही करूँगी। अब चलो जल्दी, प्रतियोगिता में अपना नाम भी लिखवाना है। जिसके बाद कांची और मोहना दोनों ही अपना स्वरूप बदल लेती हैं और जिस जगह सौंदर्य प्रतियोगिता होने वाली थी वहां पहुंचकर दोनों अपने अर्धनागिन रूप में आती हैं और अपना नाम प्रतियोगिता में लिखवा देती हैं। दोनों वहां से आ ही रही होती है कि तभी सामने से उनको मीनल नागिन नजर आती है, जिसे देखकर मोहना बुरा सा मुंह बना लेती है और मन ही मन में सोचती है, पता नहीं ये मीनल नागिन अपने चेहरे पर क्या लगाती है। देखो तो कैसा चांद सा चमक रहा है। मन तो करता है कोई ऐसा जादू सीख लूं जिससे इसकी सारी सुंदरता मुझे मिल जाए और ये बदसूरत हो जाए। अरे वाह, तो मोहना भी हिस्सा ले रही है इस प्रतियोगिता में? हाँ, और जीतूंगी भी मैं ही। तुमने तो पहले ही खुद को विजेता घोषित कर दिया। पहले प्रतियोगिता होने तो दो। क्यों नहीं, प्रतियोगिता तो जरूर होगी। आखिर पूरे नागलोक को पता चलना चाहिए कि सबसे सुंदर नागिन मोहना है, मोहना। उसके अलावा कोई नहीं है, फिर चाहे कोई कितना भी सफेद ही क्यों ना हो। इतना कहकर मोहना फिर से अपना रूप परिवर्तन करती है और वहाँ से चली जाती है। तभी कांची मीनल से बोलती है, मीनल, तुम तो जानती हो ना मोहना का स्वभाव कैसा है। उसकी बातों का बुरा लगा हो तो उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अरे नहीं, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। बस दुख है कि मोहना सबसे घुल मिल कर नहीं रहती। न जाने क्यों इतनी नकचड़ी है वो। इतना कहकर मीनल भी वहाँ से चली जाती है और कांची भी वापस अपनी गुफा में लौट आती है। दिन बीतते जाते हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता की तैयारियां जोरों शोरों पर होने लगती है। मोहना भी कांची के साथ प्रतियोगिता के लिए अपनी पोशाक सिलवाने नागलोक के दर्जी के पास जाती है, जहां वो देखती है कि मीनल पहले से ही वहां मौजूद है। तभी मोहना कांची से बोलती है, देखा, ये यहाँ भी आ गई कांची हमारी नकल करने के लिए। अब मैं छुपकर इसकी सारी बातें सुनूंगी कि ये कैसी पोशाक बनवा रही है। फिर मैं इससे अच्छी पोशाक बनवाऊंगी अपने लिए। कैसी बातें कर रही हो तुम मोहना? ये गलत है। तुम चुप क्यों नहीं रह सकती? अरे तुम मेरी दोस्त हो या फिर उस मीनल की। मेरी खुशी देखकर तो तुम खुश ही नहीं हो सकती। न जाने कौन सा विष पीना पड़ जाता है तुम्हें मेरी बातें मानने के लिए। मोहना की बात सुनकर कांची कुछ नहीं बोलती और मोहना चुपचाप से मीनल की सारी बातें सुनती है। और जैसे ही उसे मीनल अपनी ओर आती नजर आती है, तभी वो कांची को लेकर एक छोटी सी चट्टान के पीछे छुप जाती है और मीनल के जाते ही वो दर्जी की गुफा में जाती है और बोलती है, मास्टर जी, इस बार की प्रतियोगिता में सबसे अलग पोशाक मेरा ही होना चाहिए। इस बार मोतियों का बना हुआ पोशाक चाहिए मुझे। और हाँ, किसी की भी पोशाक से मेरी पोशाक मेल नहीं खानी चाहिए। खास तौर पर उस सफेद नागिन मीनल से तो बिल्कुल नहीं। इतना कहकर मोहना कांची को लेकर वहाँ से चली जाती है। प्रतियोगिता का पहला भाग आरंभ होता है, जिसमें सभी नागिनों को अपनी सबसे अनोखी शक्ति का प्रदर्शन करना था। बारी बारी से सभी हिस्सेदार नागिनें अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करती है और तभी मीनल की बारी आती है और वो अपनी सम्मोहन की शक्ति का प्रदर्शन करती है। और फिर अंत में मोहना की बारी आती है और अपने मुंह से वो आग उगलने की शक्ति का प्रदर्शन करती है।
जिसके बाद सभी नाग नागिन उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं और पहले भाग की विजेता मोहना को घोषित किया जाता है, जिस पर मोहना रोब झाड़ते हुए मीनल से बोलती है। तो क्या कहा था कि जीतूंगी तो मैं ही। अरे अभी तो बस शुरुआत हुई है। मैं तो कहती हूँ मीनल कि तुम अपना नाम अभी से इस प्रतियोगिता से हटवा लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम खामखा मेरे हाथों अपनी बेइज्जती करवाओ। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही धूल चाटती हुई नजर आओ, वो भी मुझसे हार के। भले ही तुम कितनी भी सुंदर हो, पर मेरे रूप के सामने फीकी ही हो। इतना कहकर मीनल वहाँ से चली जाती है और मोहना उसकी बातों से और ज्यादा चिढ़ जाती है। अब वो मीनल की हर हरकत पर नजर रखने लगती है ताकि वो हर तरीके से खुद को मीनल से बेहतर साबित कर सके। कुछ दिनों बाद प्रतियोगिता के दूसरे भाग का आरंभ होता है और दूसरे भाग में सभी को नाच दिखाना था। दूसरे भाग की विजेता मीनल को घोषित किया जाता है, जिस पर मोहना की चिढ़न और ज्यादा बढ़ जाती है और वो खुद से बोलती है, उस मीनल नागिन ने मुझे नीचा दिखाया। अब तो किसी भी हाल में मैं इस प्रतियोगिता का तीसरा और सबसे अंतिम भाग जीत कर ही रहूंगी। नागलोक की सबसे सुंदर नागिन बस मैं हूँ और मैं ही रहूंगी, फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मोहना के पीछे खड़ी कांची सारी बातें सुन लेती है, जिस पर वो मोहना को समझाते हुए बोलती है, मोहना, तुम अपने नकचड़ेपन में आकर बहुत गलत कर रही हो। भूलो मत, शिवजी सब देख रहे हैं। तुम किसी का बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा ही होगा, भला नहीं। तुम अपना मुंह बंद रखो, समझ गई? तुम्हें मेरा साथ नहीं देना तो मत दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। इतना बोलकर मोहना वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और प्रतियोगिता का आखिरी और तीसरा भाग शुरू हो जाता है, जिसमें सभी नागिनों को अपनी पोशाक पहनकर अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करना था। जिसके बाद सभी से कुछ सवाल किए जाने थे। प्रतियोगिता को आरंभ किया जाता है। सभी नागिनें एक एक करके अपनी पोशाक पहनकर सभी के समक्ष जाती है और मीनल की बारी आने से पहले मोहना उसके पास जाकर बोलती है, मीनल, मेरी मदद कर दो। कांची बुरी तरह से घायल हो गई है, मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है, मेरे साथ चलो। मोहना की बात सुनकर मीनल जल्दी से उसके साथ चल देती है। मोहना मीनल को लेकर एक वीरान सी गुफा के बाहर पहुंचती है और बोलती है, मीनल, कांची इसके भीतर बेहोश पड़ी है, तुम जल्दी से अंदर जाओ, तब तक मैं उसके लिए जल लेकर आती हूँ। मीनल जल्दी से अंदर चली जाती है और मोहना जादू से गुफा को बंद कर देती है और जल्दी से प्रतियोगिता में पहुंच जाती है, जहां पर मीनल का नाम बार बार लिया जा रहा था। उसके न आने पर आखिरी हिस्सेदार यानी कि मोहना को बुलाया जाता है। मोहना जल्दी से सभी के समक्ष जाती है और उसे देखकर सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। अंत में सभी से सवाल पूछे जाते हैं और महोदय मोहना से सवाल करते हुए पूछते हैं, मोहना नागिन, तुम्हें कभी जिंदगी में किसी से ईर्ष्या हुई है, और यदि की है तो क्यों? जी नहीं, मैंने आज तक कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की है। मैं तो सबका भला चाहती हूँ, बल्कि मुझसे तो किसी का दुख देखा ही नहीं जाता। और आज मैं बहुत ही निराश हूँ कि मेरी सहेली मीनल आज यहाँ पर नहीं है। मैं चाहती थी कि आज यहाँ मेरे साथ वो भी होती। मैं तो हमेशा से सबका भला चाहती हूँ। आज तक मैंने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। मोहना की बात सुनकर सभी नाग नागिन उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं, जिसके बाद उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। और जैसे ही उसके सर पर विजेता का ताज पहनाया जाने वाला था, वहाँ कांची और मीनल आ जाते हैं और मीनल मोहना को एक जोरदार तमाचा मारती है और सबके सामने बोलती है, जो कुछ भी इसने अभी कहा वो सब झूठ है। असल में तो मोहना सर से पैर तक चिढ़न से भरी पड़ी है। मेरी सुंदरता से चिढ़कर इसने मुझे झूठ बोलकर प्रतियोगिता से दूर किया और मुझे एक गुफा में बंद कर दिया। इसने हर तरफ बेलपत्र रखे हुए थे ताकि मैं शक्तिहीन हो जाऊं, पर वो तो सही समय पर कांची वहां आ गई और उसने मुझे बचा लिया। मोहना की सच्चाई जानकर सभी के होश उड़ जाते हैं
और विजेता का ताज मोहना को ना देकर मीनल को दिया जाता है और मोहना को उसके नकचढ़ेपन और धोखा देने के चलते उसकी सभी शक्तियों को उससे छीन लिया जाता है और उसे दंडित करके सदा के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। बानी अपनी बहन विशाखा के साथ में आराम से सो रही होती है। गहरी नींद में सोई हुई बानी को सपने में दिखाई देता है एक जश्न का माहौल, जिसमें बहुत सारे नाग नागिन किसी बात की खुशी मना रहे होते हैं और उसके कुछ समय बाद में उसे एक भयंकर मृत्यु का दृश्य दिखाई देता है, जिसको देखकर अचानक से बानी की नींद खुल जाती है और वो घबराते हुए अपनी माँ को आवाज लगाती है। माँ! बानी की आवाज सुनकर विशाखा भी जग जाती है, जिसके बाद अपनी बहन को परेशान देखकर वो बोलती है। क्या हुआ दीदी, ऐसे क्यों उठी अचानक? वही धुंधला सपना, इस सपने ने मेरी नींद उड़ा रखी है। ऐसा लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। हाँ दीदी समझती हूँ, पर पता भी तो नहीं चलता कि आपको ये सपने क्यों आते हैं और इस सपनों में दिखने वाले लोगों से आपका क्या रिश्ता है। रिश्ता तो तब पता चलेगा ना विशाखा, जब सपने में आने वाले लोगों के चेहरे मुझे साफ साफ नजर आएंगे। अरे हमेशा धुंधला ही दिखता है, न जाने क्या रिश्ता है मेरा उनसे। हाँ दीदी वो तो है, पर अब आप टेंशन मत लो, वैसे भी सुबह हो गई है और कॉलेज भी तो जाना है ना। दोनों बहनें आपस में बात कर रही होती हैं। तभी उनके पिता मधुकर प्रसाद हाथों में 2 दूध के गिलास लिए कमरे में आते हैं और दोनों बहनों को जगता हुआ देखकर उनसे बोलते हैं। अरे वाह, आज मेरी बेटियां मेरे बिना उठाए ही उठ गईं। मधुकर दूध के गिलास कमरे की टेबल पर रखता है और उनके पास आ रहा होता है। ये देखकर बानी अपनी बहन से बोलती है। सुन, पापा को सपने के बारे में कुछ मत बताना, खामखा परेशान हो जाएंगे। ठीक है दीदी। इतने में मधुकर उनके पास आता है और उन्हें बोलता है। सुबह सुबह ही शुरू हो गई दोनों बहनों की खुसर फुसर। मुझे भी बताओ, आखिर दोनों में क्या बातें हो रही हैं? अच्छा जी, आपको सारी बातें जाननी है। अब क्या कुछ बातें हम दो बहनें नहीं कर सकती? हाँ बाबा ठीक है, नहीं पूछता। तुम आजकल के बच्चे भी ना मॉडर्न विचारधाराओं का सहारा लेकर हम माँ बाप को कुछ पूछने लायक भी नहीं छोड़ते। ओहो मेरे सेंटी पापा, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। विशाखा चुप, पापा हम कुछ नहीं छुपा रहे। वो आज कॉलेज में एक छोटा सा फंक्शन है, तो ये मेरी नई ड्रेस मांग रही थी। तो क्या करूं? पापा मुझे जो पैसे देते हैं वो तो खाने पीने में खर्च हो जाते हैं, पर आप बचा बचा के अपने लिए नई ड्रेस ले लेती हैं, तो बस मैं उसी का फायदा उठाती हूँ। तुम दोनों भी ना, चलो अब ये दूध पी लो और तैयार हो जाओ, कॉलेज जाना है ना। हाँ पापा। दोनों दूध पीने के बाद में तैयार होने के लिए चली जाती हैं। मधुकर भी दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाने में लग जाता है। कुछ देर बाद में दोनों तैयार होकर आती हैं, जिसमें विशाखा ने एक लॉन्ग ड्रेस पहनी होती है तो बानी ने एक खूबसूरत सी साड़ी पहनी होती है, जिसे देखकर मधुकर बोलता है। बानी पूरी अपनी माँ नैना की परछाई है, वही आंखें, वैसा ही तेज, ऐसा लगता है रानी नैना ही हमारे सामने खड़ी हो। अपने पिता को ऐसे धीरे से फुसफुसाते देखकर बानी बोलती है। आप खुद से क्या बोले जा रहे हो? जल्दी से मुझे भी बताओ। पापा दीदी को ही बताओ, मुझे तो भूख लगी है, मैं पहले खाना खाऊंगी। अपनी बेटी की बात को घुमाते हुए मधुकर कहता है। अरे तुम दोनों पहले खाना खाओ, वरना लेट होने पर बिना खाए ही भाग जाओगी। ठीक है पापा। दोनों नाश्ता करने के बाद जल्दी से कॉलेज फेस्टिवल के लिए निकल जाती हैं। वहां पहुंचकर दोनों कॉलेज की सजावट देखकर खुश हो जाती है, जिस पर विशाखा बोलती है। दीदी कॉलेज कितना अच्छा लग रहा है ना आज। वैसे सही बात है, पूरे साल पढ़ाई के लिए तो ये इसको इंटरेस्टिंग लुक देते नहीं है, लेकिन फेस्टिवल पर पूरा चमका देते हैं। अच्छा विशाखा चुप हो, मुझे ढूंढने दे। ओहो, आपके वो भी आ जाएंगे। वैसे पापा कितना गलत सोचते हैं आपके बारे में। उनको लगता है उनकी बेटी बड़ी भोली भाली सी है और उनकी बेटी यहाँ दामाद ढूंढे बैठी है। विशाखा तो 2 मिनट चुप नहीं रह सकती क्या? अर्जुन एक बहुत अच्छा लड़का है, जिस दिन पापा से मिलेगा ना, उन्हें वो बहुत पसंद आएगा।
तब की बात तो दूर है, फिलहाल कहाँ गायब है आपका अर्जुन? अरे वही तो नहीं पता, मेरा कॉल भी नहीं उठा रहा। आने दो, आज इसकी अच्छे से खबर लूंगी। अच्छा, आप वो वाला डायलॉग बोलो, मेरा अर्जुन आएगा, इस धरती आसमान और पाताल से रेंगता हुआ आएगा। रुक तू, मैं बताती हूँ तुझे। बानी विशाखा को मारने के लिए उसके पीछे भागती है, जिस कारण वो सामने से आ रहे अपने ही कॉलेज के एक लड़के वीर से टकरा जाती है, जो उसको गिरने से बचाने के लिए अपनी बाहों में थाम लेता है। लेकिन ये सब पीछे से आ रहा अर्जुन देखता है और गुस्से से बोलता है, बानी ये क्या हो रहा है? वीर बानी को आराम से छोड़ते हुए बोलता है। आप ठीक तो है ना? तभी अर्जुन वीर का कॉलर पकड़ के बोलता है, साले वो तो ठीक है, पर तुझे मैं ठीक रहने नहीं दूंगा। मेरी बानी को हाथ कैसे लगाया? अर्जुन छोड़ो इसे, इसकी कोई गलती नहीं है। मैं ही विशाखा के पीछे भागते भागते इनसे टकरा गई। अर्जुन वीर का कॉलर छोड़ते हुए बानी के पास आकर कहता है, जान ध्यान से चला करो ना, ऐसे ही किसी अरे गहरे से टकरा जाती हो। अब चलो यहाँ से। अरे एक मिनट, उसको थैंक यू तो बोल दो, उसने मुझे गिरने से बचाया था। अरे बेबी रहने दो, फिर ऐसे लोगों के भाव बढ़ जाते हैं और फिर अगली बार से मदद के बहाने ना लड़की को छूने के तरीके ढूंढते हैं। अर्जुन बानी और विशाखा को वहाँ से ले जाता है। बानी पीछे मुड़कर देखती है तो वो लड़का वीर उसको मुस्कुराते हुए देख रहा होता है, लेकिन अर्जुन की वजह से उसको वहाँ से जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ वीर के साथ खड़ा उसका दोस्त नमन उसे बोलता है, अबे यार वीर, तू पागल है क्या साले? अर्जुन ने तेरा कॉलर पकड़ लिया था, फिर भी तूने पलट के एक शब्द नहीं बोला, क्यों? मैं उसके लिए चुप था। पर किसके लिए? अरे बानी, यार मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, पता है? उसको देखते ही मेरी सारी तकलीफें, बेचैनियाँ एक पल में ही खत्म हो जाती हैं। यार उसका देखना ही मुझे पागल कर देता है। अरे तू पागल है क्या? अर्जुन को अगर ये पता लगा तो तुझे जान से भी मार सकता है वो। मारने दे, अगर मेरा ये एक तरफा प्यार सच्चा है तो बानी एक ना एक दिन मेरी हो ही जाएगी, वरना अर्जुन की तो वो ऑलरेडी ही है। तू पागल है, मरेगा किसी दिन उसके चक्कर में। अरे वो लड़की इतनी सेल्फिश है ना, आज तुझे बिना थैंक यू बोले ही चली गई, जबकि तूने उसे गिरने से बचाया था। उसको तो मैंने बचा लिया, पर मैं भी तो उसके प्यार में ही गिरा हूँ, ना जाने मुझे कौन बचाएगा अब। वीर अपने दिल की बात नमन को बताता है। दूसरी तरफ अर्जुन बानी की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे कहीं लेकर जाता है और विशाखा भी उनके साथ जाती है, जिस पर बानी बोलती है, अर्जुन कहाँ ले जा रहे हो? अब ये पट्टी खोल भी दो ना, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अगर दिखाई दे जाता तो सरप्राइज किस बात का होता मेरी जान। ओ गॉड, पता नहीं दीदी को इस अर्जुन में क्या दिखा, मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इससे अच्छा तो वो लड़का है जिसने दीदी को गिरने से बचाया। खैर छोड़ो, कर भी क्या सकती हूँ, मेरे बोलने से तो दीदी उसको छोड़ने नहीं वाली। भगवान ही बचाएगा दीदी को इस राक्षस जैसे अर्जुन से। विशाखा को ऐसे फुसफुसाता देखकर अर्जुन उसे बोलता है, खुद से क्या बात कर रही हो साली साहिबा? ओ प्लीज, मैं कोई तुम्हारी साली वाली नहीं हूँ। अभी नहीं हो, पर जल्दी ही हो जाओगी। तुम दोनों लड़ना बंद करो और मेरी पट्टी खोलो। बस 2 मिनट बेबी, पहुँच गए। आखिर क्या है बानी के अतीत का राज जो उसके सपनों के जरिए उसके वर्तमान को बिगाड़ रहा है? अर्जुन बानी को कॉलेज के एक कमरे में लेकर आता है। वहां आने के बाद अर्जुन बानी की आंखों से पट्टी हटाते हुए कहता है, ये था तुम्हारा सरप्राइज, कैसा लगा? वाओ अर्जुन, ये सब कितना सुंदर है, पर आज ना तो मेरा बर्थडे है ना कोई खास दिन, फिर ये सब किस खुशी में? अरे बेबी, ये तुम्हारा प्री बर्थडे सेलिब्रेशन है। कुछ दिनों में तुम 21 की हो जाओगी और फिर हम शादी कर लेंगे। तुम्हें बड़ा दीदी के 21 होने की पड़ी है, शादी तो 18 साल पूरे होने पर भी कर सकते हैं। ये विशाखा मेरे इरादों पर पानी फेरने का कोई मौका नहीं छोड़ती। आई नो, शादी 18 साल होने पर भी कर सकते हैं, पर तब बानी छोटी होती और इस साल उसके 21 के होने पर कॉलेज भी तो खत्म हो जाएगा, इस वजह से उसकी पढ़ाई भी खराब नहीं होगी। अरे अर्जुन, उसने मजाक किया यार। और विशाखा वो तुमसे बड़ा है ना, ऐसे बात करोगे तुम उससे? मैं अपने दोस्तों के पास जा रही हूँ, जब घर जाना होगा मुझे बुला लेना। बानी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर विशाखा बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है।
जिसके बाद वो अर्जुन के साथ पार्टी एंजॉय करने लगती है। उसी जगह पर वीर भी मौजूद होता है, जो दूर से बानी को देखकर खुश हो रहा होता है। इतने में ही वहां अर्जुन का दोस्त नील आता है। उसके आते ही वो बोलता है, आ गया मेरे यार, इतनी देर से वेट कर रहा था। बानी, इससे मिलो, ये नील है, मेरा जिगरी यार नील। हेलो नील। हाय। अच्छा तो अर्जुन, ये है तेरी मिस परफेक्ट? हाँ भाई, यही है। आप तो बहुत खूबसूरत है। मेरा दोस्त पूरा दिन बस आपकी ही बातें करता रहता है। बानी तुम यहीं रहो, मैं जरा नील को अपने कुछ दोस्तों से मिलवा कर लाता हूँ। ठीक है अर्जुन, जाओ तुम। अर्जुन नील के साथ कॉलेज के एक खाली कमरे में जाता है, जहां आते ही नील बोलता है, भाई वो वक्त आने वाला है जिसके बाद नाग योनि की सारी शक्तियां उसको याद आ जाएंगी, इसलिए उससे पहले तुमको इसके साथ शादी करनी पड़ेगी। हाँ, जानता हूँ। ऐसे ही थोड़ी 3 साल से उसके पीछे हूँ। बहुत बड़ा मकसद है और अब मैं उस मकसद के बेहद करीब आ चुका हूँ। अबे तू पहले अपने इंसानी रूप में आ, किसी ने तुझे ऐसे देख लिया तो गड़बड़ हो जानी है यार। बानी मेरी जिद है, बहुत लंबा इंतजार किया है मैंने। 21 साल होने वाले हैं, उसकी शक्तियां तो उसे मिल जाएंगी, बस उसको बाकी की सच्चाई नहीं पता लगनी चाहिए। तू चिंता मत कर, जैसा सोचा है वैसा ही होगा। बस बानी को ये बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए कि तुम एक राक्षस हो। अर्जुन और नील आपस में बातें कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में सब लोग एक साथ डांस कर रहे होते हैं। तभी वीर बानी के पास आकर बोलता है, हे बानी, अरे तुम यहाँ कैसे? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? ऐसा नहीं है यार, मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना था। एक्चुअली उस टाइम अर्जुन की वजह से मैं बोल नहीं पाई, और हाँ सॉरी भी कहना था। अर्जुन ने तुमसे बहुत रूड बिहेव किया ना, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर वो दिल का बुरा नहीं है। लक्की गर्ल, लेकिन अगर आपको माफी चाहिए तो मेरे साथ एक छोटा सा काम करना होगा। बोलो, करोगी? वो क्या? बस थोड़ा सा डांस मेरे साथ। यहाँ सब डांस कर रहे हैं तो मेरा भी थोड़ा मन कर गया। वीर के आते ही बानी उसमें खो सी जाती है। हालांकि वो प्यार तो अर्जुन से करती थी, लेकिन फिर भी वो वीर के पूछने पर उसे मना नहीं कर पाती, जिसके बाद दोनों साथ में कपल डांस करते हैं। कुछ ही देर में वहां अर्जुन नील के साथ आता है और बानी को फिर से उसी लड़के के साथ देखकर भड़कता हुआ उनके पास जाता है। वीर को बानी से अलग करते हुए वीर को एक मुक्का मारकर वो बोलता है, साले तू फिर बानी के करीब आया, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा, तुझे मैं मार डालूंगा। बानी और नील अर्जुन को रोकते हैं, जिसके बाद बानी वीर को उठाते हुए कहती है, तुम ठीक तो हो ना? अर्जुन तुम पागल हो क्या? ना आ देखा ना ताव देखा, बस मारना शुरू कर दिया। अरे डांस ही तो कर रही थी। अर्जुन खुद को संभाल, अगर इस वक्त बानी तेरे से गुस्सा होकर दूर चली गई तो इतने सालों का इंतजार मिट्टी में मिल जाएगा। ऐसा नहीं है बानी, तुम पर भरोसा है, लेकिन इस दुनिया के लोगों पर नहीं। ओ जस्ट शट अप। अगर प्यार करते हो तो अभी के अभी माफी मांगो इससे, वरना आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। बोल ले बानी, जितना बोलना है, शादी के बाद मुंह खोलने लायक नहीं छोड़ूंगा। ठीक है बानी, मैं माफी मांगने को तैयार हूँ। थैंक गॉड, इस अर्जुन ने आज दिमाग का इस्तेमाल किया और माफी मांगने के लिए तैयार हो गया, वरना आज तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। अर्जुन वीर से माफी मांगता है, जिसके बाद वीर को उसके दोस्त वहाँ से ले जाते हैं और अर्जुन अपने अगले प्लान को अंजाम देता हुआ कहता है, बेबी, तुम्हारे कहने पर मैंने उस लड़के से माफी भी मांग ली, प्लीज अब तो गुस्सा मत रहो। अर्जुन तुम कुछ भी करने से पहले सोचते क्यों नहीं हो? अगर उसे ज्यादा लग जाती तो? अच्छा बाबा, आज के बाद किसी पर भी हाथ नहीं उठाऊंगा, पक्का, अब तो मान जाओ। ठीक है, जाओ, माफ किया। तो अब चलें तुम्हारे घर, आज बाबा से भी मिलवा ही दो। क्या आज ही? हाँ, जब हमने शादी एक दूसरे से करनी है तो समय क्यों बर्बाद करना। ठीक है, मैं विशाखा को बुला लेती हूँ। बानी विशाखा को कॉल करके बुलाती है, जिसके बाद वो तीनों कार में बैठकर अपने घर आ जाते हैं। घर आते ही बानी अपने पिता को आवाज लगाते हुए बोलती है, पापा बाहर आओ, मैं और विशाखा आ गए। मधुकर घर में पूजा कर रहा होता है। तभी उसके कानों में बानी की आवाज पड़ती है।
जिसके बाद वो बोलता है। आ गई मेरी बेटियां, ये आरती की थाल भी ले चलता हूँ। दोनों को भोलेनाथ की आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। मधुकर आरती की थाल लेकर अपनी बेटियों के पास आ रहा होता है। इतने में ही अर्जुन के घर में कदम रखते ही आरती की थाल का रखा दिया बुझ जाता है। ये देखकर मधुकर बोलता है, दिया क्यों बुझ गया? ये तो अशुभ संकेत है। मेरी बेटियों पर कोई संकट तो नहीं आने वाला। हे भोलेनाथ, मेरी बानी और विशाखा की रक्षा करना। इतना कहकर मधुकर एक बार फिर से दिया जलाकर उनके पास आता है। वो अपनी बेटियों को आरती देता है, जिसके बाद उसकी नजर अर्जुन पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बोलता है, ये कौन है बेटा? पापा, ये अर्जुन है। ये आपसे मिलना चाहता था तो हमारे साथ आ गया। अच्छा किया बेटा, लो आरती लो। मधुकर अर्जुन की तरफ आरती की थाल बढ़ाता है, लेकिन राक्षस होने की वजह से वो पवित्र अग्नि के पास नहीं आ सकता था। इसीलिए वो मधुकर को रोकते हुए बोलता है, रुक जाइए अंकल जी, मुझे आग से एलर्जी है। हल्की सी आग से मेरी पूरी बॉडी पर रैशेज हो जाते हैं। तुमने पहले तो कभी मुझे इस बारे में नहीं बताया। कब हुई तुम्हें ये एलर्जी? वो बानी बचपन से है, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। हमने कभी इस बीमारी के बारे में नहीं सुना, पर ठीक है बेटा, तुम कहते हो तो मान लेते हैं। अर्जुन की ये बात मधुकर को अजीब लगती है। साथ ही साथ उसके घर में आने से एक अजीब सी नकारात्मक शक्ति घर में फैल जाती है, जो उसको किसी बड़े खतरे की चेतावनी दे रही होती है। लेकिन क्या समय रहते मधुकर ये चेतावनी पहचान पाएगा या अर्जुन बानी से शादी करने में कामयाब हो जाएगा? अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए कहानी के अगले भाग के साथ।